नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक अभी टॉक्स पे आपके साथ आज बहुत एक अहम मुद्दा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पिछले दिनों में पता चला है कि यूक्रेन इश्यू में एक नया मोड़ आया जब रसिया ने मिलिट्री अपना अभियान शुरू किया और उसको दो मुल्कों यूक्रेन के कुछ हिस्सों को काट के और वहाँ पे दो मुल्क का नए मुल्कों का निर्माण किया। और वो दो देशों का कंस्ट्रक्शन के बाद उसने ये कहा कि हम आपको असिस्टेंस देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, इन फ्यूचर आप पे जो भी मिलिट्री एक्शंस लिए जाएंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ है कि चीज़ें वहीं तक नहीं रुकी हैं, चीज़ें उससे आगे भी गई हैं। चीज़ें आज के सुबह का कुछ ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन एकदम यूक्रेन के टेरिटरी पे उनकी कैपिटल कीव पे शुरू कर दी है। और उसको शुरू करते हुए आज सुबह सुबह उन्होंने ये कुछ आके अपना स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने इसको वार का नाम, मिलिट्री वार का नाम दे देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इसके लिए टर्म यूज किया है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। उनका पूरा बयान दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसके बारे में। उन्होंने ये कहा कि हम इसको जो है एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जो शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये मिलिट्री ऑपरेशन बेसिकली जो है वो सप्रेशन के खिलाफ है, जो 8 सालों से इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने टू कंडक्ट ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट पीपल हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू अब्यूज एंड जेनोसाइड बाय द कीव रेजिम फॉर 8 ईयर्स। जो 8 सालों से कीव रेजिम के जो जेनोसाइड और सप्रेशन के जो लोग शिकार थे, हम उनके लिए ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके सीधे सीधे बाद कुछ देर तक जो है इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन अपना शुरू किया। एक तरह से उसे मिलिट्री वॉर ही कहेंगे। उसके बाद जो है रशियन फोर्सेस ने बहुत सारे जो है मिसाइल्स भी दागने शुरू किए वहाँ पे, उनकी राजधानी कीव पे और यूक्रेन के काफ़ी कई जगहों पे जो है हैवी बॉम्बिंग किया। और तब उसके बाद उन्होंने जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो भी इस पुतिन के रिस्पांस में आया और एक स्टेटमेंट दिया कि द वेस्ट इज़ विथ अस। देखिए दोस्तों, ये केवल खोखली चीज़ें हैं। वेस्ट इज़ विथ अस का क्या मतलब है? नहीं, इनके साथ नाटो अलायंस अभी तक आया है, इनका बहुत सा ठीक ठाक रीजन ले भी लिया गया है और अभी तक इनके साथ कोई भी वेस्टर्न मिलिट्री पावर जो है नहीं। और अमेरिका, यहाँ पे मैं कहूँ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पूरी तरह से यहाँ टूथलेस दिखाई देता है। ना ही कोई मिलिट्री ऑपरेशन की बात तो छोड़िए, केवल सैंक्शंस की बात चल रही है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये वो जो कि जिसका इसका आप तो ऑलरेडी रसिया पे कई सारे सैंक्शंस पहले से लगाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई नया सैंक्शन या कुछ बहुत जब तक कोई बहुत हैवी सैंक्शन ना इम्पोज करें। और फिर भी जब रसिया सब कुछ कैलकुलेट करके इस समय इस स्टेज पे आया, वो जानता है कि क्या क्या इसके मेजर्स हो सके। और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो बाइडेन एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि सशक्त और बहुत ही शक्तिशाली किस्म के प्रेसिडेंट नहीं है। उनके समय में हमने पहले ही देखा है कि अफ़गानिस्तान से कैसे वो भाग गए हैं। चाइना बार बार वियतनाम पे एग्रेशन कर रहा है। और फिर ये देखिए रसिया का, इनके इतने दिनों में आते आते कहीं ना कहीं जो बड़ी सुपर पावर्स है वो जान चुकी हैं कि मिलिटरीली यूएस हो सकता है अपने आप को बच रहा है या उतना अग्रेशन नहीं दिखा है। इसके पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम को देखते हैं, चाहे भले हो, लेकिन वो एक मैसेज हमेशा देते रहते थे कि हाँ, अगर आप मिलिटरीली कोई अग्रेशन करते हैं तो उसका जवाब हम भी बहुत तगड़ा देंगे, बहुत जरूरत। लेकिन ये जो बाइडेन पहले ही अपने सारे पत्ते खोल दिए कि हम मिलिट्री वार और यूक्रेन जैसे एक प्रदेश के लिए मिलिट्री वार नहीं चाहते हैं, ये वो। और कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दे दिया है कि ये मैसेज चला गया है कि वो बहुत स्ट्रांग स्टांस नहीं लेंगे कि किसी भी मुल्क के खिलाफ। और फिर दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब इसको देखते हुए जो है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने जो है कि एक मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया है उन्होंने। और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है उसके। दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी एक इंटरेस्टिंग भी चीज़ें देखनी, इसके रिपरकशंस कई हो रहे हैं। जैसे कि जो पोलैंड और बाल्टिक कंट्रीज़ हैं उनको भी बहुत कॉन्सर्न आ गया है, क्योंकि अगर कहीं उनको ये डर है कि रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेता और फिर यूक्रेन के बॉर्डर्स इन कंट्रीज से लगते हैं, पोलैंड और बाल्टिक कंट्रीज से लगते हैं,
तो कहीं ना कहीं उसका एग्रेशन इनके पे भी असर दिखाएगा। इसके लिए ये परेशान है और ये खुद नेटो मेंबर्स का जिक्र इन्होंने किया है। इन्होंने जो है जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है, पोलैंड है, इन्होंने नाटो के आर्टिकल जो है कि का एक आर्टिकल है उसका हवाला दिया है, आर्टिकल 4 का जो नाटो की ट्रीटी है। इसमें ये कहा गया द पार्टी विल कंसल्ट टुगेदर वेन एवर इन द ओपिनियन ऑफ एनी ऑफ देम द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द एलाइज इज थ्रेटेंड, कि ये हमेशा उस समय पे एकजुट होकर डिस्कस करेंगे और उस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे जब किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचेगा। ठीक है। और उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दिया है कि रशियाज वाइड स्प्रेड एग्रेशन इज अ थ्रेट टू द एंटायर वर्ल्ड। जो रसिया का जो ये एग्रेशन है ये एक एंटायर वर्ल्ड के लिए थ्रेट है, एक चुनौती है, एंड टू ऑल नाटो कंट्री, और सारी नाटो कंट्रीज़ के लिए भी। यानी जो रसिया का एग्रेशन है वो सारी नाटो कंट्रीज और पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन गई है। NATO consultations on strengthening the security of the allies must be initiated to implement additional measures for ensuring the defense of NATO allies। सब मिला के ये लोग ये करें कि नेटो एलाइज के इंडिपेंडेंस को, नेटो एलाइज के जो डिफेंस को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, बचाने के लिए नेटो कंट्रीज़ को, नेटो एलाइज को सामने आना चाहिए और ये शो करना चाहिए अपनी सॉलिडरिटी विथ नेटो एलाइज। दोस्तों, जो अमेरिका का इस तरह से चुप्पी का जो ये दौर चला है अफगानिस्तान पे, फिर वियतनाम पे, कहीं भी बहुत स्ट्रांग स्टांस ना होना इनके एलाइज में भी एक डर पैदा कर रहा है। कल के उनके ऊपर थ्रेट आएगा तो क्या ये उसका बदला लेंगे? कल के उनके ऊपर ये कोई घटना आती है तो क्या? सिर्फ एक तरह से साइलेंटली पूरी दुनिया वॉच कर रही है। यूक्रेन तबाह हो रहा है, यूक्रेन पे अटैक हो रहा है, एक तरीके से एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न होगी, पैदा होगी, लेकिन पूरी दुनिया एक तरीके से उसको देख रही है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इसके कुछ जो है इकोनॉमिक पहलू भी देखे गए हैं। जैसे सबसे बड़ा तो ये है कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में हम बहुत काफ़ी एक देखे हैं कि एक काफ़ी ठीक ठाक गिरावट आई है। उनको ऑयल प्राइसेस काफ़ी सर्च कर गए, $100 पर बैरल से भी 2014 के बाद सबसे अधिक वो पे गई है। दोस्तों, CNN की एक आर्टिकल है, उसमें ये भी कहा गया है कि जो एयर बॉम्बिंग के सायरन्स जो वर्ल्ड वार 2 के समय में बजते थे, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार ऐसे बजे। ऐसा माहौल ऐसे US डिप्लोमेट ने भी कहा है कि एक जो वर्ल्ड वार 2 का पूरा माहौल है ना, वो अभी देखने को मिल रहा है, वैसा एक सिचुएशन मिल रहा है और उस तरह की चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, जिस तरह से रसिया एग्रेशन दिखा रहा है वो बढ़ रहा है, और कहीं अगर कोई और कंट्रीज़ या कुछ कंट्रीज़ का अलायंस आया साथ में तो देखिए एक बहुत बड़ी वॉर के रूप में चल रहा है। और व्लादिमीर पुतिन पहले ही इसको हर एक स्तर तक लेके जा चुके हैं, और वो पूरी तरीके से हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके तब इस स्थिति से, इस कंडीशन पे, इतने बड़े और इतने स्किल्ड जो पॉलिटिशियन होते हैं वो ऐसे ही कोई भी चीज़ें नहीं कर देते या कोई भी डिसीजन इतना बड़ा नहीं ले लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है कि इसके साथ साथ जो इकोनॉमी के क्षेत्र में जो मैंने बोला है दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन है उसने सोचा है कि मॉस्को को कुछ हम सैंक्शंस लगा के ऐसे हिट करें, सैंक्शंस हिट। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जिस स्टेज पे आज रसिया है वो इनके सैंक्शन से पीछे हटने वाला है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही एक टफ सैंक्शन है जिसको नॉर्मली हम लोग स्विफ्ट सैंक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके से हाई सिक्योरिटी पेमेंट नेटवर्क होता है जो कि हज़ारों जो फिनेंशियल कंपनीज होती हैं, हज़ारों फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको कनेक्ट करता है। आप जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनमें जो मनी का एक्सचेंज होता है, जो मनी का जो आदान प्रदान होता है, वो इसी नेटवर्क के माध्यम से होता है। और इसको देखिए रेगुलेट करता है बेसिकली यूरोपियन यूनियन की कुछ जो है कंट्रीज जो है इसको गवर्न करते हैं। और कहीं न कहीं ये बात चल रही है कि क्या हम इन पे स्विफ्ट का सैंक्शन भी लगाया जाए, और इसके लिए बैठक भी चल रही है। देखिए, एक CNN की जो है आर्टिकल भी इस पे है कि जिसमें ये बोला गया है कि द डिप्लोमेट टोल्ड जर्नलिस्ट इन अ ब्रीफिंग दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूसडे पैकेज अलॉन्गसाइड द फ्रेश पैकेज ड्यू टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फ्राइडे विल बी रियली कंसंट्रेटेड टू हिट द लीडरशिप in Moscow and those around Mr. Putin
एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम दिस वॉर। वो कहें कि ये सैंक्शन जो है उन पे लग सकता है, जो मिस्टर पुतिन पे, और वो लोग जो इस वॉर से प्रॉफिट हो रहे हैं उनके ऊपर भी ये सैंक्शन लग रहा है। और देखिए कहीं न कहीं अगर ये लगता है, अगर ये सैंक्शन लगता है तो कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है रसिया कुछ पीछे आता है, कुछ पीछे आ सकता है। लेकिन अभी तक देखिए जो सिचुएशंस आ रही हैं, मुझे नहीं लगता है इकोनॉमिक सैंक्शन इसके कोई हल है। और बाकी रसिया आगे बढ़ रहा है और लगातार बॉम्बिंग चल रही है। यूक्रेन की तरफ से भी कुछ दावे हुए हैं कि हाँ हमने भी कुछ फाइटर जेट्स वगैरह मार के गिराए हैं। लेकिन देखिए सच्चाई, रियलिटी यही है कि रसिया और यूक्रेन में जो आर्मी पावर का, जो मिलिट्री पावर का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, रसिया को अपसेट कर सकते हैं जितनी ईजिली रसिया सोच रहा होगा या जो लोगों को लग रहा होगा उतना, क्योंकि यूक्रेन के पास भी कैपेसिटीज़ है, इनके पास भी कुछ मतलब अच्छे वेपन्स हैं जो यूएस और वेस्ट से जो इम्पोर्टेड हैं। बाकी लेकिन ये निश्चित है कि यूक्रेन रसिया के सामने टिक नहीं पाएगा। कुछ दिन तक उन्हें अपसेट कर सकता है लेकिन टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे क्या होता है। धीरे धीरे देखिए इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ लेता जा रहा है। देखते हैं, हम यही होप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी, ना हमारे लिए ना किसी के लिए। जहाँ भी हो सकते हैं वहाँ चिल्ड्रन, वीमेन, ओल्ड एज लोग होते हैं, और जो नौजवान सैनिक होते हैं वो अपने परिवार खोते हैं। तो हमें यही प्रे करना चाहिए कि ये चीज़ ना हो और हम एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ आगे आगे जाएं। और चूँकि हमारे पास इतने जो है डेंजरस वेपन्स भी हमने डेवलप कर दिए हैं कि अभी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन चुके हैं। सो लेट अस प्रे दैट सब कुछ ये शांति से ही अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि अभी तक होती नहीं दिखती। आगे कुछ अपडेट्स आते हैं दोस्तों तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।